आपकी बात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में समाज के बीच रहकर उनको समर्पित, उनको सहयोग देने की भावना से काम करने वाले व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं तिलकराज कटारिया, जो वर्तमान में शालीमार बाग से निगम पार्षद है। वो निगम की स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे और नेता सदन भी रहे। उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है। अटल जी से लेकर के अब तक 20 वर्ष तक वो संघ के प्रचारक रहे और भारतीय जनता पार्टी से उनका जुड़ाव 1991 यानी 1991 से हुआ। तिलकराज कटारिया जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। कटारिया जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कटारिया जी, मेरा पहला सवाल है आपसे। इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा, इतना संघर्ष किया जनता के बीच रह के आपने कई वर्षों तक कई जिलों का प्रभार संभाला, हरियाणा राज्य के संघ प्रचारक भी रहे, सायंकालीन जो संघ की शाखाएं लगती थी उसमें भी आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप संघ से कैसे जुड़े? देखिए हरीश जी, जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल में ही पढ़ते थे, तो हमारे घर के पास ही एक शाखा संघ की लगती थी। उसमें हमारे मोहल्ले के सब बच्चे खेलने के लिए जाते थे। तो हम भी उन दोस्तों के साथ संघ की शाखा में जाने लगे। थोड़े दिनों के बाद वहाँ जब जाते जाते बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलने लगी, तो हमारा इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ने लगा। और फिर कभी किसी दिन अगर मैं शाखा पर नहीं गया तो वो शाखा के जो अधिकारी थे वो हमारे घर में आने लग गए और उस कारण से जो है एसोसिएशन बढ़नी शुरू हो गई। और फिर हम नियमित शाम को खेलने के समय पर शाखा में ही खेलते थे जा कर के। जी। तो शुरुआत तो वहाँ से हुई, और क्योंकि वहाँ पर देशभक्ति का भाव पैदा किया जाता था, देश का चरित्र बनाने की बातें की जाती थी, क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र, उनका इतिहास बताया जाता था। जी। तो उन सब बातों को सुनकर के हमारे मन में भी वो भावना एक तरह से हिलोरे लेने लगी कि यार, ये क्रांतिकारी 15-20 वर्ष की एज के अंदर जो है देश के लिए बलिदान हो गए, फांसी पर चढ़ गए, देश के लिए इतना कुछ कर गए। जी। तो हम भी क्यों नहीं इस एज के अंदर कुछ करके दिखा सकते। तो मूलतः प्रेरणा तो यहीं से प्रारंभ हुई कि इन क्रांतिकारियों की तरह हम भी कुछ जीवन के अंदर करके दिखाएंगे। अच्छा, परिवार के बारे में बताइए कि परिवार की पृष्ठभूमि क्या है? देखिए हरीश जी, ऐसा है कि मूल रूप से तो हमारा परिवार आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, जी। हम तो उसको पश्चिमी पंजाब आज तक मानते हैं। तो वहाँ के डेरा गाजी खान में हमारे पेरेंट्स रहते थे। जी। अरे जी, हमारी वहाँ पर 2000 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से 1800 एकड़ ज़मीन जो थी वहाँ पर, क्योंकि डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान उस दरिया के इस तरफ और उस तरफ होने के कारण लोगों को कठिनाई होती थी, तो हमारे फोर फादर्स ने जी वो 1800 एकड़ ज़मीन जो थी डोनेट कर दी। और उसके कारण से उनको दीवान का खिताब मिल गया। और हमारे घर के लोग, बड़े लोग जो हैं, अपने आप को दीवान कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। मुझे तो यहीं तक पता था। जी। लेकिन मेरे बीच में चाचा जी की जब मृत्यु हुई तो हम उनकी अस्थियां लेकर के हरिद्वार गए। मैं पहली बार हरिद्वार में हमारा जो ख़ानदानी पंडा था उसके पास गया था, मैं पहली बार गया था। तो उनसे सारी बात करते करते मैंने पंडित जी से पूछा, बहुत बुजुर्ग थे, तो मैंने पूछा, पंडित जी आपके पास हमारे ख़ानदान का कब तक का बही खाता है? तो वो पंडा मेरे से एकदम से नाराज़ हुआ
कहने लगा हाँ कमाल हो गई, रॉयल फैमिली के लोग अपने ख़ानदान के बारे में जानते नहीं है। अरे मैं तो तुम्हारे घर तक होकर आया हूँ। तो मैं कहा पंडित जी वो कुछ बता तो दीजिए। तो कहने लगे कि तुम्हारे जो फोर फादर्स थे वो महाराजा रंजीत सिंह की कैबिनेट में कृषि मंत्री थे, दीवान सावनमल। और मुझे ये ताज्जुब है कि उनके जो पोते पड़पोते हैं उनको ये आज तक पता नहीं है। तो मुझे पहली बार ऐसा झटका लगा। तो मैंने पंडित जी को कहा कि पंडित जी आप अपना जो आपका बही खाता है इसको खोलिए और मुझे सारी पीढ़ियों के नाम लिखाइए, मैं सबकी पीढ़ियों के नाम लिखने चाहूँगा। तो वो पंडित जी बहुत बुजुर्ग थे हालांकि, लेकिन उन्होंने 6-7 पीढ़ियों के नाम तो मुँह जवानी बता दिए मुझे। कहता मैं तो आपके घर में होकर आया हूँ और मुल्तान स्टेशन के ऊपर अगर कोई आपके ख़ानदान का नाम पूछ ले कि भी कहाँ उनके यहाँ जाना है तो आपको एड्रेस नहीं बताएंगे, आपको हाथ पकड़ के वहाँ छोड़ करके आएंगे। कभी आपकी कटारिया जी ये इच्छा नहीं हुई कि वो अपनी विरासत को जा कर के देख पाए? सर मेरी मन में बहुत इच्छा है, अभी भी है, और मैंने ये कोशिश भी की है, उसकी चर्चा मैं आपसे बाद में करता हूँ। अच्छा, 1991 से में आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तब आपने कई जिलों का प्रभार संभाला, कईयों की आपने उम्मीदवारी तय की। मुझे याद है अब भी जब भी चाहे वो महानगर कौन से मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती हो या विधायक का चुनाव होता हो या जब भी विधानसभा अस्तित्व में आई, तो फिर आपने भारतीय आप दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे, तो आपने चुनावी राजनीति के बारे में कैसे सोचा? देखिए मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं चुनावी राजनीति में आऊँगा जी, परंतु राजनीति में काम करते करते ये अनुभव आने लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग आगे प्रमोट हो रहे हैं जी, जिनकी काम करने की शैली से मैं सहमत नहीं था। ठीक। हालांकि मैं उनको वास्तविक रूप से कैसे काम करना चाहिए इसकी चर्चा अनेक बार करता था उनसे, उनको समझाने का प्रयास भी करता था कि भाई जीवन के अंदर आपको अवसर मिला है तो हमको ऐसे काम करना चाहिए। परंतु मुझे अनुभव हुआ कि समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उल्टा इनको अपने खिलाफ खड़ा करने वाली बात हो रही है। तो पहली बार मेरे मन में आया कि एक बार चुनाव लड़ कर के इनको काम करना कैसे चाहिए ये दिखाया जाए प्रैक्टिकल, कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे मन में ये भाव आया और मैंने अपने बीजेपी के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि भी मुझे भी एक बार चुनावी राजनीति का अवसर चाहिए। देखिए, आपका जब केदारनाथ साहनी जी थे, आप उनकी टीम में भी थे, फिर आप कोहली जी की टीम में भी रहे, फिर आप सतीश उपाध्याय जी की टीम में रहे, तब से लेकर के यानी कि आपने अटल जी का दौर भी देखा, अडवाणी जी का स्वर्णिम इतिहास देखा। तो कोई ऐसा एक बताइए, हमारे दर्शकों को वो जानना चाहेंगे कि आपका अटल जी के साथ अनुभव कैसा रहा? देखिए, अटल जी और केदारनाथ साहनी ये बहुत आइडियल लोग थे जी, और वास्तविक रूप से राजनीतिक दृष्टि से मैं उनको अपना मार्गदर्शक मानता हूँ, क्योंकि उनके काम करने की जो शैली थी वो वास्तविक रूप से किसी को ये एहसास नहीं होने देते थे कि हम बहुत बड़े हैं और आप हमसे दूरी बना कर के बात करें। और अटल जी से तो मेरा पहला परिचय उस समय हुआ जिस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की डेथ हुई। जी, मैं संघ का प्रचारक था उस समय। हमारे हरियाणा और दिल्ली के संघ के प्रचारक कौशल किशोर जी थे। उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि तुमने दिल्ली की साम शाखाओं का भी काम किया है तो दिल्ली के चप्पे चप्पे से और यहाँ के कार्यकर्ताओं से तुम परिचित हो, तो मेरा संदेश लेकर के अटल जी के पास जाओ कि ये र्यूमर फैल रही है कि इंदिरा गांधी की डेथ हो गई है, तो इसकी कन्फर्मेशन लेकर के आओ अटल जी से।
मैं 11 अशोक रोड गया और मैंने एक पर्ची लिख करके अटल जी को भेजी। तो अटल जी ने तुरंत मुझे बुला लिया। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कौशल किशोर जी का संदेश आपको देने के लिए आया हूँ, और उन्होंने ये पूछा है कि ये र्यूमर है कि कन्फर्मेटरी है कि देश के प्रधानमंत्री की डेथ हो गई। तो अटल जी कहने लगे कि हाँ, डेथ तो हो गई है, ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन हम भी कंफर्म कर रहे हैं, और जैसे ही कंफर्म हो जाएगा तो आप उनको बता दो, मैं झंडे वाला स्वयं आकर के चर्चा करूँगा। तो मैं इतना संदेश लेकर के वापस आया। हरी जी, उसके बाद जिस समय अटल जी सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि 13 दिन की सरकार जब पहली बार बनी थी तो उसके कुछ एक्सपीरियंस थे, बैड एक्सपीरियंस थे, तो ये सोचा गया कि इस समय जो नए सांसद चुन करके आए हैं उनका एक ट्रेनिंग कैंप किया जाना चाहिए। और केदारनाथ साहनी उस समय दिल्ली के अध्यक्ष थे जी। तो साहनी जी ने मुझे उस ट्रेनिंग कैंप का इंचार्ज बना दिया और कहा कि आप वहाँ की सारी व्यवस्था देखेंगे। मैं कैंप से लगभग 5 दिन पहले वही कैंप की जगह पर रहा, एक एक व्यवस्था की वहाँ देख रेख की। और जिस दिन कैंप शुरू हुआ तो अटल जी भी आ गए, अडवाणी जी भी आ गए, और उस समय पीए संगमा जो थे वो स्पीकर थे, उनको उद्घाटन के लिए बुलाया गया था, वो भी आए। तो उनके डायस पर रहते हुए मैंने सभी सांसदों को उस सारे परिसर की जानकारी दी और सूचनाएं दी, कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। और फिर अंत में अटल जी का और संगमा जी का भाषण हुआ और अडवाणी जी ने थैंक्स किया, तो वो सत्र ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं अटल जी को छोड़ने के लिए उनके कक्ष तक चला गया। मैंने उनको कक्ष दिखा करके और बताया कि आपका यहाँ पर व्यवस्था की है, यहाँ पर ये सुविधा है, ये पानी यहाँ है, यहाँ पर आपको बाहर प्रबंधक है बैठेगा, ये मैं बता करके वापस मुड़ा ही था। तो मुझे अटल जी आवाज़ देकर कहते हैं कि कौशल दूत, ये तो बताओ कि सुबह चाय कहाँ से मिलेगी, कितने बजे मिलेगी। मैं वापस पलटा, मैंने कहा अटल जी को कि सर मैं वो तो जानकारी देता हूँ, लेकिन आपने मुझे कौशल दूत क्यों कहा। तो अटल जी कहने लगे कि अरे भाई, तुझे याद नहीं होगा, मैं तो याद रखता हूँ। तुम पहली बार मेरे पास कौशल जी का संदेश लेकर आए थे ना। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इस बात को भी 2 से 4 साल तो हो ही रहे होंगे, मेरा ख्याल है कि उनको कैसे ये सारी याददाश्त रहती है। कटारिया जी, अटल जी का जितना पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद था, क्या आज पार्टी नेतृत्व का उतना ही संवाद कायम है? देखिए, मैं तो इसमें कभी महसूस करता हूँ जी कि वास्तविक रूप से आज जैसा जुड़ाव अटल जी के समय पर कार्यकर्ता अपना महसूस करता था, आज उतना नहीं कर पा रहा है। परिस्थितियां भी कुछ अलग हैं। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 2002 में हंगरी गया। वहाँ का पार्लियामेंट देखने के लिए मैंने इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने कहा कि जब मर्जी देख लीजिए जा करके, हमारे यहाँ तो पहले परमिशन और ये वहाँ से सिफारिश ये सब कुछ करानी पड़ती है। उन्होंने कहा आप जब मर्जी चले जाइए। और मैं जब वहाँ देखने के लिए गया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आम आदमी सब लोग ऐसे घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, चल रहे हैं, कोई बात ही नहीं किसी तरह का। आज हम अपने पार्लियामेंट में जाना हो तो हमको 10 फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। परिस्थितियों में बहुत फर्क आया तो परिस्थितियों का भी परिवर्तन है, इस कारण भी हो सकता है। अच्छा, जब आपने संघ 20 वर्ष तक आप संघ के प्रचारक रहे और आज आप एक निगम पार्षद की जिम्मेदारी, आपने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, आपने निगम से सदन के नेता भी रहे हैं, तो इस दौरान मतलब एक पार्षद के तौर पर आपने क्या क्या दायित्व निभाए हैं? देखिए, मैं जैसे ही निगम पार्षद बना तो मैंने सबसे पहले लोगों से ये कमिटमेंट किया कि मैं 4S पर काम करूंगा आपके लिए। 4S का मतलब स्वच्छता, स्पोर्ट्स और शिक्षा।
जी और सैनिटाइज। जी ऐसे इन 4 मुख्य कार्य हैं जो कॉरपोरेशन के हैं, इनको फोकस करेंगे और हम 104 वार्ड में सबसे एक अच्छा मॉडल बना करके आपको देंगे। और मैं आज प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि आज की डेट में भी अगर कोई 104 वार्ड का दौरा करेगा तो आप देखेंगे कि बाकी वार्डों से बहुत अच्छी स्थिति आपको हमारे यहाँ पर मिलेगी। अभी थोड़े दिन पहले जो अभी हमारी कमिश्नर जिसका ट्रांसफ़र हो गया, वो बिना बताए हमारे वार्ड के अंदर दौरा करने के लिए आ गई। और वो सारा करने के बाद जब मैं मिला उनको तो कहने लगे, कटारिया जी आपका तो वार्ड वैसा ही आदर्श है, आप हमारे पीछे बहुत ज़्यादा क्यों पड़ते हो? मैं तो बाकी वार्डों का दौरा करके देख चुकी हूँ और आपके वार्ड की स्थिति तो बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ कि इन चारों बिंदुओं पर हमने फोकस किया है और उसके लिए मैंने अपने क्षेत्र के अंदर एक 8000 बुक्स की नई लाइब्रेरी, हेरिटेज लाइब्रेरी बना करके दी है अपने लोगों को। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कोई ऐसा मिनी स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं थी और स्पोर्ट्स क्लब टाइप कोई जगह नहीं थी, तो जगह देख करके वहाँ पर वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल, योगा, इसकी अरेंजमेंट करवा करके दिया लोगों को और डॉक्टर हर्षवर्धन से उसका उद्घाटन करवाया। इसी तरह से हमारे यहाँ पर बहुत लॉन्ग पेंडिंग एक बिल्डिंग शुरू हुई, बनी नहीं, तैयार नहीं हो पाई। मैंने अपने कार्यकाल में आकर के ओल्ड एज होम के रूप में उसको डेवलप किया। आज वो हमने उसका उद्घाटन कर दिया हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी है, केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है, दिल्ली सरकार भी प्रयास कर रही है, तो आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मेरा कहना ये है कि प्रकृति का हो रहा है हरण और हम सबको मिलकर के बचाना है पर्यावरण। जी, आज भी आपको जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो इस समय हम देख रहे हैं कि बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है जी, और इसलिए मन में एक सवाल आया कि वर्षा से पूछा कि इतने ऊपर अंबर से नीचे आकर के तुम गिरती हो, तुमको चोट नहीं लगती क्या? तो वर्षा का जवाब था कि मैं तो अपनी माँ की गोद में गिरती हूँ, तो चोट का क्या मतलब, दर्द का क्या मतलब? तो मेरे मन में ये भाव आया कि ये कंकर पत्थर रेत नहीं, ये तो साक्षात माँ है, भारत माँ है। और इस भारत माँ का दोहन अगर कोई कर रहा है तो माँ भी तो आहत होती है, और जब होती है तो फिर प्रकृति अपना रूप बदलती है। और इसलिए आज सारा विश्व एक प्रकार से सारा डिसबैलेंस हुआ है, कोरोना जैसी महामारी की चपेट में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सौभाग्य है कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया, जिसने समय रहते हुए यहाँ पर जो अपेक्षित प्रिकॉशंस थे वो लिए, और उसका परिणाम स्वरूप है, भले ही हम पूरी तरह से कोरोना पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे होंगे, परंतु अगर ना किया होता तो हमारी स्थिति भी अमेरिका से कहीं बदतर हो जाती। और इसलिए मैं इस समय आपको ये कहना चाहूँगा 2 गीत की पंक्तियों के माध्यम से। मोदी की जनशक्ति का अभियान नहीं हारेगा, मोदी की जनशक्ति का अभियान नहीं हारेगा, कर्मवीर बेटों का ये अभियान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, कोरोना से बचने का ये अभियान नहीं हारेगा, कर्मवीर सपूतों का अभियान नहीं हारेगा, ये अभियान नहीं हारेगा।
वाह तिलकराज कटारिया जी, आपने तो समा बांध दिया। उनका संदेश भी यही है कि भारत कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में विजय प्राप्त करेगा और एक न एक दिन कोरोना वायरस का संक्रमण इस राष्ट्र से दूर हो जाएगा, तभी भारत स्वस्थ बनेगा। जब तक कोरोना है तब तक उसे बचने के लिए इन उपायों को अपनी आदत बनाना होगा। तो कटारिया जी ने बहुत ही अपने संघर्षपूर्ण जीवन और सतत समाज सेवा के अपने जीवन के बारे में बताया। तो तिलकराज कटारिया जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।